नमस्कार। कहानियों की श्रृंखला में आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी लॉटरी सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए सुनते हैं लॉटरी। जल्दी से मालदार हो जाने की हवस किसे नहीं होती। उन दिनों जब लॉटरी के टिकट आए तो मेरे दोस्त विक्रम के पिता, चचा, अम्मा और भाई सभी ने एक एक टिकट खरीद लिया। कौन जाने किसकी तकदीर जोर करे। किसी के नाम आए रुपया रहेगा तो घर में ही, मगर विक्रम को सब्र न हुआ। औरों के नाम रुपए आएंगे, फिर उसे कौन पूछता है। बहुत होगा 10-5 हजार उसे दे देंगे। इतने रुपयों में उसका क्या होगा। उसकी जिंदगी में बड़े बड़े मंसूबे थे। पहले तो उसे संपूर्ण जगत की यात्रा करनी थी, एक एक कोने की। पीरू और ब्राज़ील और टिम्बकटू और होनोलुलु, ये सब उसके प्रोग्राम में थे। वह आंधी की तरह महीने 2 महीने में उड़कर लौट आने वालों में न था। वह एक एक स्थान में कई कई दिन ठहरकर वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज आदि का अध्ययन करना और संसार यात्रा का एक वृहद ग्रंथ लिखना चाहता था। फिर उसे एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवाना था, जिसमें दुनिया भर की उत्तम रचनाएं जमा की जाएं। पुस्तकालय के लिए वह 2 लाख तक खर्च करने को तैयार था। बंगला, कार और फर्नीचर तो मामूली बातें थीं। पिता या चचा के नाम रुपए आए तो 5 हजार से ज्यादा का डॉल नहीं। अम्मा के नाम आए तो 20 हजार मिल जाएंगे। लेकिन भाई साहब के नाम आ गए तो उसके हाथ ढेला भी न लगेगा। वह आत्म अभिमानी था। घर वालों से खैरात या पुरस्कार के रूप में कुछ लेने की बात उसे अपमान सी लगती थी। कहा करता था, भाई, किसी के सामने हाथ फैलाने से तो किसी गड्ढे में डूब मरना अच्छा है। जब आदमी अपने लिए संसार में कोई स्थान न निकाल सके तो यहाँ से प्रस्थान कर जाए। वह बहुत बेकरार था। घर में लॉटरी टिकट के लिए उसे कौन रुपए देगा, और वह मांगेगा भी तो कैसे। उसने बहुत सोच विचार करके कहा, क्यों ना हम तुम साझे में एक टिकट ले लें। तजवीज मुझे भी पसंद आई। मैंने उन दिनों स्कूल मास्टर था। 20 रुपए मिलते थे, उसमें बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी। 10 रुपए का टिकट खरीदना मेरे लिए सफ़ेद हाथी खरीदना था। हाँ, 1 महीना दूध, घी, जलपान और ऊपर के सारे खर्च तोड़कर 5 रुपए की गुंजाइश निकल सकती थी। फिर भी जी डरता था, कहीं से कोई बलाई रकम मिल जाए तो कुछ हिम्मत बढ़े। विक्रम ने कहा, कहो तो अपनी अंगूठी बेच डालूं। कह दूंगा उंगली से फिसल पड़ी। अंगूठी 10 रुपए से कम की न थी। उसमें पूरा टिकट आ सकता था। अगर कुछ खर्च किए बिना ही टिकट में आधा साझा हुआ जाता है तो क्या बुरा है। सहसा विक्रम फिर बोला, लेकिन भाई, तुम्हें नकद देने पड़ेंगे। मैं 5 रुपए नकद लिए बगैर साझा न करूंगा। अब मुझे औचित्य का ध्यान आ गया। बोला, नहीं दोस्त, यह बुरी बात है। चोरी खुल जाएगी तो शर्मिंदा होना पड़ेगा और तुम्हारे साथ मुझे भी डांट पड़ेगी। आखिर यह तय हुआ कि पुरानी किताबें किसी सेकंड हैंड किताबों की दुकान पर बेच डाली जाए और उस रुपए से टिकट लिया जाए। किताबों से ज़्यादा बेज़रूरत हमारे पास और कोई चीज़ न थी। हम दोनों साथ ही मैट्रिक पास हुए थे और यह देखकर कि जिन्होंने डिग्रियां ली, अपनी आंखें फोड़ी और घर के रुपए बर्बाद किए, वह भी जूतियां चटका रहे थे, हमने वहीं हाल्ट कर दिया। मैं स्कूल मास्टर हो गया और विक्रम मटर गश्ती करने लगा। हमारी पुरानी पुस्तकें अब दीमकों के सिवा हमारे किसी काम की न थी। हमसे जितना चाटते बना चाटा, उनका सत्य निकाल लिया
अब चूहे चाटें या दीमक, हमें परवाह न थी। आज हम दोनों ने उन्हें कूड़े खाने से निकाला और झाड़ पोंछकर एक बड़ा सा गट्ठर बांधा। मास्टर था, किसी बुक सेलर की दुकान पर किताब बेचते हुए झेपता था। मुझे सभी पहचानते थे, इसलिए यह खिदमत विक्रम के सुपुर्द हुई और वह आधे घंटे में 10 रुपए का एक नोट लिए उछलता कूदता आ पहुंचा। मैंने उसे इतना प्रसन्न कभी न देखा था। किताबें 40 रुपए से कम की न थीं, पर यह 10 रुपए उस वक्त हमें जैसे पड़े हुए मिले। अब टिकट में आधा साझा होगा। 10 लाख की रकम मिलेगी। 5 लाख मेरे हिस्से में आएंगे, 5 विक्रम के। हम अपने इसी में मगन थे। मैंने संतोष का भाव दिखाकर कहा, 5 लाख भी कुछ कम नहीं होते जी। विक्रम इतना संतोषी न था। बोला, 5 लाख क्या, हमारे लिए तो इस वक्त 500 भी बहुत है भाई, मगर जिंदगी का प्रोग्राम तो बदलना पड़ गया। मेरी यात्रा वाली स्कीम तो टल नहीं सकती। हाँ, पुस्तकालय गायब हो गया। मैंने आपत्ति की, आखिर यात्रा में तुम 2 लाख से ज्यादा तो ना खर्च करोगे? जी नहीं, उसका बजट है 3.5 लाख का। 7 वर्ष का प्रोग्राम है। 50,000 रुपए साल ही तो हुए। 4,000 महीना कहो। मैं समझता हूं 2,000 में तुम बड़े आराम से रह सकते हो। विक्रम ने गर्म होकर कहा, मैं शान से रहना चाहता हूं, भिखारियों की तरह नहीं। 2,000 में भी तुम शान से रह सकते हो। जब तक आप अपने हिस्से में से 2 लाख मुझे न दे देंगे, पुस्तकालय न बन सकेगा। कोई ज़रूरत नहीं कि तुम्हारा पुस्तकालय शहर में बेजोड़ हो। मैं तो बेजोड़ ही बनवाऊंगा। इसका तुम्हें अख्तियार है, लेकिन मेरे रुपए में से तुम्हें कुछ न मिल सकेगा। मेरी ज़रूरतें देखो। तुम्हारे घर में काफ़ी जायदाद है, तुम्हारे सिर कोई बोझ नहीं। मेरे सिर तो सारी गृहस्थी का बोझ है। 2 बहनों का विवाह है, 2 भाइयों की शिक्षा है, नया मकान बनवाना है। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि सब रुपए सीधे बैंक में जमा कर दूंगा। उनके सूद से काम चलाऊंगा। कुछ ऐसी शर्तें लगा दूंगा कि मेरे बाद भी कोई इस रकम में हाथ न लगा सके। विक्रम ने सहानुभूति के भाव से कहा, हाँ, ऐसी दशा में तुमसे कुछ मांगना अन्याय है। खैर, मैं भी तकलीफ उठा लूंगा, लेकिन बैंक के सूद की दर तो बहुत गिर गई है। हमने कई बैंकों में सूद की दर देखी, अस्थायी कोष की भी, सेविंग बैंक की भी। बेशक दर बहुत कम थी, 200-250 रुपये सैकड़े ब्याज पर जमा करना व्यर्थ है। क्यों ना लेन देन का कारोबार शुरू किया जाए? विक्रम भी अभी यात्रा पर न जाएगा। दोनों के साझे में कोठी चलेगी। जब कुछ धन जमा हो जाएगा तब वह यात्रा करेगा। लेन देन में सूद भी अच्छा मिलेगा और अपना रोबदाब भी बढ़ रहेगा। हाँ, जब तक अच्छी जमानत न हो, किसी को रुपया न देना चाहिए, चाहे आसामी कितना ही मातबर क्यों न हो। और जमानत पर रुपए दे ही क्यों, जायदाद रेहन लिखवाकर रुपए देंगे, फिर तो कोई खटका न रहेगा। यह मंजिल भी तय हुई। अब यह प्रश्न उठा कि टिकट पर किसका नाम रहे। विक्रम ने अपना नाम रखने के लिए बड़ा आग्रह किया। अगर उसका नाम न रहा तो वह टिकट ही न लेगा। मैंने कोई उपाय न देखकर मंजूर कर लिया और बिना किसी लिखा पढ़ी के, जिससे आगे चलकर मुझे बड़ी परेशानी हुई। एक एक करके इंतजार के दिन कटने लगे। भोर होते ही हमारी आंखें कैलेंडर पे पड़ जाती। मेरा मकान विक्रम के मकान से मिला हुआ था। स्कूल जाने के पहले और स्कूल से आने के बाद हम दोनों साथ बैठकर अपने अपने मंसूबे बांधा करते और इस तरह सायं सायं कि कोई सुन न ले, हम अपने टिकट खरीदने का रहस्य छिपाए रखना चाहते थे। यह रहस्य जब सत्य का रूप धारण कर लेगा, उस वक्त लोगों को
कितना विस्मय होगा। उस दृश्य का नाटकीय आनंद हम नहीं छोड़ना चाहते थे। एक दिन बातों बातों में विवाह का जिक्र आ गया। विक्रम ने दार्शनिक गंभीरता से कहा, भाई, शादी वादी का जंजाल तो मैं नहीं पालना चाहता। व्यर्थ की चिंता और हाय हाय, पत्नी जी की नाज बरदारी में ही बहुत से रुपए उड़ जाएंगे। मैंने इसका विरोध किया। हाँ, यह तो ठीक है, लेकिन जब तक जीवन के सुख दुख का कोई साथी न हो, जीवन का आनंद ही क्या। मैं तो विवाहित जीवन से इतना विरक्त नहीं हूं। हाँ, साथी ऐसा चाहता हूं जो अंत तक साथ रहे, और ऐसा साथी पत्नी के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। विक्रम जरूरत से ज्यादा तुनक मिजाजी से बोला, खैर, अपना अपना दृष्टिकोण है। आपकी बीवी मुबारक, आपको बीवी मुबारक, और कुत्तों की तरह उसके पीछे पीछे चलना, तथा बच्चों को संसार की सबसे बड़ी विभूति और ईश्वर की बड़ी दया समझना मुबारक। बंदा तो आज़ाद रहेगा, अपने मज़े से चाहा और जब चाहा उड़ गए, और जब चाहा घर आ गए। यह नहीं कि हर वक्त एक चौकीदार आपके सिर पर सवार हो। ज़रा सी देर हुई घर आने में और फौरन जवाब तलब हुआ, कहाँ थे अब तक। आप कहीं बाहर निकले और फौरन सवाल हुआ, कहाँ जाते हो। और जो कहीं दुर्भाग्य से पत्नी जी भी साथ हो गई, तब तो डूब मरने के सिवा आपके लिए कोई मार्ग ही नहीं रह जाता। ना भैया, मुझे आपसे ज़रा भी सहानुभूति नहीं। बच्चे को ज़रा सा जुकाम हुआ और आप बेतहाशा दौड़े चले जा रहे हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। ज़रा उम्र खिसकी और लौंडे मनाने लगे कि कब आप प्रस्थान करें और आप वह गुलछर्रा उड़ाएं। मौका मिला तो आपको जहर खिला दिया और मशहूर किया कि आपको कॉलरा हो गया था। मैं इस जंगल में नहीं पड़ता, मैं इस जंजाल में नहीं पड़ता। कुंती आ गई। वह विक्रम की छोटी बहन थी, कोई 11 साल की, छठे में पढ़ती थी और बराबर फेल होती थी। बड़ी चिबिल्ली, बड़ी शोक। इतने धमाके से द्वार खोला कि हम दोनों चौंक कर उठ खड़े हुए। विक्रम ने बिगड़ कर कहा, तू बड़ी शैतान है कुंती, किसने तुझे यहाँ बुलाया। कुंती ने खुफिया पुलिस की तरह कमरे में नजर दौड़ाकर कहा, तुम लोग हरदम यहाँ किवाड़ बंद किए बैठे क्या बातें किया करते हो। जब देखो यहीं बैठे हो, ना कहीं घूमने जाते हो, ना तमाशा देखने। कोई जादू मंत्र जगाते होगे। विक्रम ने उसकी गर्दन पकड़ के हिलाते हुए कहा, हाँ, एक मंत्र जगा रहे हैं जिसमें तुझे ऐसा दूल्हा मिले जो रोज गिनकर 5,000 हंटर जमाए, सटासट। कुंती उसकी पीठ पर बैठकर बोली, मैं ऐसे दूल्हे से ब्याह करूंगी जो मेरे सामने खड़ा पूंछ हिलाता रहेगा। मैं मिठाई के दोने फेंक दूंगी और वह चाटेगा। जरा भी ची चपड़ करेगा तो कान गरम कर दूंगी। अम्मा को लॉटरी के रुपए मिलेंगे तो 50,000 मुझे दे दे, बस चैन करूंगी। मैं दोनों वक्त ठाकुर जी से अम्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। अम्मा कहती हैं, कुमारी लड़कियों की दुआ कभी निष्फल नहीं होती। मेरा मन तो कहता है अम्मा को जरूर रुपए मिलेंगे। मुझे याद आया, एक बार मैं अपने ननिहाल देहात में गया था तो सूखा पड़ा हुआ था। भादव का महीना आ गया था, मगर पानी की बूंद नहीं। सब लोगों ने चंदा करके गांव की सब कुंवारी लड़कियों की दावत की थी और उसके तीसरे ही दिन मूसलाधार वर्षा हुई थी। अवश्य ही कुंवारियों की दुआ में असर होता है। मैंने विक्रम को अर्थपूर्ण आंखों से देखा। विक्रम ने मुझे। आंखों ही में हमने सलाह कर ली और निश्चय भी कर लिया। विक्रम ने कुंती से कहा, अच्छा, तुझसे एक बात कहें, किसी से कहोगी तो नहीं? नहीं, तू तो बड़ी अच्छी लड़की है, किसी से न कहेगी। मैं अब की तुझे खूब पढ़ाऊंगा और पास करा दूंगा। बात यह है कि हम दोनों ने भी लॉटरी का टिकट लिया है। हम लोगों के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना किया कर। अगर हमें रुपए मिले तो तेरे लिए अच्छे अच्छे गहने बनवा देंगे। सच? कुंती को विश्वास न आया। हमने कस्में खाई,
वह नखरे करने लगी। जब हमने उसे सिर से पांव तक सोने और हीरे से मढ़ देने की प्रतिज्ञा की, तब वह हमारे लिए दुआ करने पर राजी हुई। लेकिन उसके पेट में मानो मिठाई पच सकती थी। वह जरा सी बात न पची, सीधे अंदर भागी और एक क्षण में सारे घर में यह खबर फैल गई। अब जिसे देखिए विक्रम को डांट रहा है। अम्मा भी, चचा भी, पिता भी, केवल विक्रम की शुभ कामना से या किसी भाव से, कौन जाने। बैठे बैठे तुम्हें हिमाकत ही सूझती है। रुपए लेकर पानी में फेंक दिए। घर में इतने आदमियों ने तो टिकट लिया ही था, तुम्हें लेने की क्या ज़रूरत थी? क्या तुम्हें उसमें से कुछ न मिलता? और तुम भी मास्टर साहब बिल्कुल घोंघा हो। लड़के को अच्छी बातें क्या सिखाओगे, उसे और चौपट किए डालते हो। विक्रम तो लाडला बेटा था, उसे और क्या कहते। कहीं रूठ कर एक दो जून खाना न खाए तो आफत ही आ जाए। मुझ पर सारा गुस्सा उतारा। इसकी सोहबत में लड़का बिगड़ जाता है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे वाली कहावत मेरी आंखों के सामने थी। मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आई। होली का दिन था। शराब की एक बोतल मंगवाई गई थी। मेरे मामू साहब उन दिनों आए हुए थे। मैंने चुपके से कोठरी में जाकर ग्लास में एक घूंट शराब डाली और पी गया। अभी गला जल ही रहा था और आंखें लाल ही थीं कि मामू साहब कोठरी में आ गए और मुझे मानो सेंग में गिरफ्तार कर लिया और इतना बिगड़े कि मेरा कलेजा सूखकर छुहारा हो गया। अम्मा ने भी डांटा, पिताजी ने भी डांटा। मुझे आंसुओं से उनकी क्रोधाग्नि शांत करनी पड़ी और दोपहर ही को मामू साहब नशे में पागल होकर गाने लगे। फिर रोए, फिर अम्मा को गालियां दी, दादा के मना करने पर भी मारने दौड़े और आखिर में कह करके जमीन पर बेसुध पड़े नजर आए। विक्रम के पिता बड़े ठाकुर साहब और ताऊ छोटे ठाकुर साहब दोनों जड़वादी थे, पूजा पाठ की हंसी उड़ाने वाले, पूरे नास्तिक। मगर अब दोनों बड़े निष्ठावान और ईश्वर भक्त हो गए थे। बड़े ठाकुर साहब प्रातःकाल गंगा स्नान करने जाते और मंदिरों के चक्कर लगाते हुए दोपहर को सारी देह में चंदन लपेटे घर लौटते। छोटे ठाकुर साहब घर पर ही गर्म पानी से स्नान करते और गठिया से ग्रस्त होने पर भी राम नाम लिखना शुरू कर देते। धूप निकल आने पर पार्क की ओर निकल जाते और चींटियों को आटा खिलाते। शाम होते ही दोनों भाई अपने ठाकुर द्वारे में जा बैठते और आधी रात तक भागवत की कथा तन्मय होकर सुनते। विक्रम के बड़े भाई प्रकाश को साधु महात्माओं पर अधिक विश्वास था। वह मठों और साधुओं के अखाड़ों तथा कुटियों की खाक छानते और माता जी को तो भोर से आधी रात तक स्नान, पूजा और व्रत के सिवा दूसरा काम ही न था। इस उम्र में भी उन्हें श्रृंगार का शौक था, पर आजकल पूरी तपस्विनी बनी हुई थीं। लोग नाहक लालसा को बुरा कहते हैं। मैं तो समझता हूँ हम में जो यह भक्ति, निष्ठा और धर्म प्रेम है, वह केवल हमारी लालसा, हमारी हवस के कारण। हमारा धर्म हमारे स्वार्थ के बल पर ही टिका हुआ है। हवस मनुष्य के मन और बुद्धि का इतना संस्कार कर सकती है, यह मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। हम दोनों भी ज्योतिषियों और पंडितों से प्रश्न करके अपने को कभी दुखी कर लिया करते थे। ज्यों ज्यों लॉटरी का दिवस समीप आता जाता था, हमारे चित्त की शांति उड़ती जाती थी। हमेशा उसी ओर मन टंगा रहता। मुझे आप ही आप अकारण संदेह होने लगा कि कहीं विक्रम मुझे हिस्सा देने से इनकार न कर दे। तो मैं क्या करूँगा? साफ इनकार कर जाए कि तुमने टिकट में साझा किया ही नहीं, न कोई तहरीर है, न कोई दूसरा सबूत। सब कुछ विक्रम की नीयत पर है। उसकी नीयत जरा भी डावाडोल हुई कि काम तमाम। कहीं फरियाद नहीं कर सकता, मुंह तक नहीं खोल सकता। अब अगर कुछ कहूं भी तो कुछ लाभ नहीं। अगर उसकी नीयत में फितूर आ गया है, तब तो वह अभी से इनकार कर देगा। अगर नहीं आया है तो इस संदेश से उसे मर्मांत
मर्मांतक वेदना होगी। आदमी ऐसा तो नहीं है, मगर भाई दौलत पाकर ईमान सलामत रखना कठिन है। अभी तो रुपए नहीं मिले हैं, इस वक्त ईमानदार बनने में क्या खर्च होता है। परीक्षा का समय तो अब आएगा जब 10 लाख रुपए हाथ में होंगे। मैंने अपने अंतःकरण को टटोला। अगर टिकट मेरे नाम का होता और मुझे 10 लाख मिल जाते तो क्या मैं आधे रुपए बिना कान पूंछ हिलाए विक्रम के हवाले कर देता? कौन कह सकता है, मगर अधिक संभव यही था कि मैं हीले हवाले करता। कहता, तुमने मुझे 5 रुपए उधार दिए थे, उसके 10 ले लो, 100 ले लो, और क्या करोगे? मगर नहीं, मुझसे इतनी बदनियती न होती।